नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मित्रों, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मानव का विकास, और मानव के विकास की प्रक्रिया जो है वह एक निश्चित गति से निरंतर रूप में आगे बढ़ती जाती है। हम जानते हैं इन चीजों को, और एक निर्विकल्प साक्षात्कार स्वयं से करते हैं तो उस साक्षात्कार में स्वयं का अनुभव होता है। मनोविज्ञान एक मानव के व्यवहार का विज्ञान है, और व्यवहारों को उपयोग में लाने का कार्य जो होता है वो शिक्षा करती है। तो निश्चित रूप से शिक्षा जो है वह मानव के व्यवहार को आगे बढ़ाने, उसको संतुलित करने का कार्य करती है। जैसा कि हम लोग यूपी टेट और सीटेट में पढ़ चुके हैं, और पिछली भर्तियों के 2 भर्तियों के परिणाम में जहां तक मेरा अनुमान है हम लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। चाहे 68,500 की वैकेंसी रही हो या फिर 69,000 की वैकेंसी रही हो, अभी तो ये कोर्ट में लंबित है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा और तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा वह उचित ही होगा दोस्तों। लेकिन फिर भी एक आत्मसंतुष्टि की जो भावना आती है, उस आत्मसंतुष्टि की भावना में सबसे महत्वपूर्ण होता है विज्ञान स्वरूप शिव तत्व का विज्ञान स्वरूप शिव तत्व से साक्षात्कार मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता है। ऐसी बात प्लेटो कहता है। जब हम आगे बात करते हैं तो इस क्षण अस्थायी जीवन के बारे में एक अलग चर्चा करते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं कि छो मनुष्य पटिलाभो। और जब उससे आगे बात करें अगर हम, तो भागवत पुराण में भी एक बात कही गई है कि दुर्लभो मनुष्यो देहि देहिना क्षणभंगुर, अर्थात ये मनुष्य का शरीर जो है वह आत्म अनुभूति का विषय है। मनुष्य की शिक्षा जो है वो आत्म अनुभूति का विषय है, और दार्शनिक कार्य लोक संग्रह का विषय है। दार्शनिक का कार्य जो होता है वो लोक संग्रह है, लोक को देखना, उसका संग्रह करना और लोगों के कल्याण के बारे में सोचना है। अरस्तु की इस विचारधारा को, शिक्षा रूपी तत्व को मानव जीवन के अंदर उतारने का जो एक कार्य करना था, और उस कार्य की विशेषताओं को आगे बढ़ाने का जो एक लक्ष्य निर्धारित करना था, वह था स्वयं की अनुभूति। हम यूपी टेट और सीटेट के सिलेबसों में पढ़ चुके हैं, उनके विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके हैं, और आगे आज हम बात करेंगे आने वाली 54,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित पाठ्यक्रम के विषय में। क्योंकि एक तथ्य है कि सबसे पहले हमको जानना आवश्यक है कि हमें करना क्या है, किस क्षेत्र में करना है। मित्रों, जिसकी बात मैं कर रहा हूं, यह शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा में आपको 35 नंबर का यह विषय वस्तु है आपका, और इस पार्ट से आप 35 नंबर इकट्ठा कर सकते हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो मेरे साथ जुड़ के रहता है वो निश्चित रूप से 30+ रहेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं आपको। कारण कि हम बदलते परिवेश में, बदलते तथ्यों के अनुरूप ही उन चीजों को बदलेंगे। अब नहीं है हमें जमाने का गम, जैसी दुनिया वैसे हम। तो जैसा पीएनपी जैसे क्वेश्चन का निर्माण करेगा, वैसे ही क्वेश्चनों के बारे में हम लोग एक अनुमान के आधार पर तैयारी करेंगे। क्यों? क्योंकि यह आत्म अनुभूति का विषय है। तो इसी आत्म अनुभूति के विषय के साथ हम प्रारंभ करते हैं। देखिए मित्रों, हमारे इस प्राथमिक सहायक शिक्षक भर्ती पाठ्यक्रम को मनोविज्ञान के पार्ट को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पेडागोजी, शिक्षण से संबंधित है, दूसरा है निर्देशन परामर्श से संबंधित है, और तीसरा है सूचना तकनीक से संबंधित है। सबसे पहले हम बात करें यदि कि शिक्षण की विधियां एवं कौशल के बारे में, तो मित्रों आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि शिक्षण की विधियां कितनी महत्वपूर्ण है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं इसके बारे में, और इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि इसके बारे में व्याख्या करते हैं कि शिक्षण की विधियां क्या हैं, कौन सी शिक्षण की विधि है और इसमें आप इसके बारे में क्या समझते हैं। उत्तम शिक्षण की विशेषताएं क्या है, शिक्षण के प्रकार क्या है, शिक्षण के प्रकार, शिक्षण को किन स्तर पे प्रदान करना चाहिए। शिक्षण विधियों में जब भी हम बात करते हैं शिक्षण विधियों में तो कई सारी विधियां आती हैं। जैसे सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं तो व्याख्यान विधि, जिसमें व्याख्या के माध्यम से, जैसे हम आपसे व्याख्या के माध्यम से बात करें, व्याख्यान विधि, ऐतिहासिक विधि, व्याख्या प्रदर्शन विधि, ट्यूटोरियल मेथड, ट्यूटोरियल विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि। ये सारी विधियां आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसकी बात भी हम करते हैं। समीक्षा विधि, प्रोजेक्ट विधि, योजना विधि, वार्तालाप विधि, असाइनमेंट विधि। आप बीएड बीटीसी में असाइनमेंट बनाते होंगे, वह भी एक विधि है। असाइनमेंट विधि, निगमन विधि, आगमन विधि जिसे सुकराती विधि के नाम से जाना जाता है, अन्वेषण विधि, एनालिसिस मेथड जिसे कहा जाता है, अन्वेषण विधि, खेल विधि, फ्रोबेल का बहुत फेमस सिद्धांत है ये, खेल विधि, अनुकरण विधि, देखना और सीखना, लर्निंग बाय सीइंग, तो इसे कहते हैं अनुकरण विधि। अनुमान विधि, एजम्पशन, अनुमान करना किसी चीज के बारे में, जिस अनुमान की बात अभी हम लोग आपसे कर रहे थे हम। अनुमान विधि, परामर्श विधि, काउंसलिंग मेथड, परामर्श विधि, प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड, और स्वास्थ्य विधि, क्रिया विधि, मारिया मॉन्टेसरी विधि, प्रत्यक्ष विधि। ऐसी कई सारी विधियां होती हैं जिन विधियों के बारे में हम चर्चा करते हैं शिक्षण की विधियों के अंतर्गत। और इसमें हम क्या करते हैं कि प्रत्येक शिक्षण विधियों के द्वारा शिक्षकों में होने वाले कौशल विकास के माध्यम से हम इसका अध्ययन करते हैं, इनके विशेषताओं की चर्चा करते हैं, इनके प्रकार, जितने प्रकार मैं आपको बताया लगभग 8-10 प्रकार होते हैं, इनके प्रकार की चर्चा करते हैं, और किस स्तर पे कौन सी विधि उपयोगी मानी जाती है उस विधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे करके सीखना विधि, तो करके सीखना विधि किस पर आधारित होगी, कब यह आवश्यक होगा। एनालिसिस मेथड, विश्लेषण विधि, यह कब आवश्यक होगा, यह है कक्षा स्तर। किस कक्षा स्तर पे किस विधियों का प्रयोग किया जाएगा, इसे हम इन विधियों के अंतर्गत ज्ञात करते हैं। दोस्तों, दूसरी बात में हम आते हैं शिक्षण अधिगम सिद्धांत। अगर हम बात करें कि अधिगम क्या है, अधिगम क्या है, तो जो हो रहा है यही अधिगम है, जो हमसे और आपसे हो रहा है। आप हमें देखकर जो कुछ सीख रहे हैं, जो कुछ अपने व्यवहार में, शब्दों में, व्यवहार में, भाषा में, विचार में, जो भी आपके व्यवहार के अंतर्गत परिवर्तन होता है, यह व्यवहार का परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। अधिगम अर्थात व्यवहार में परिवर्तन। और इसी व्यवहार परिवर्तन को जब हम कई सारे सिद्धांतों में रखते हैं, अधिगम के सिद्धांत में, तो इन सिद्धांतों में, अधिगम के सिद्धांतों की अलग अलग व्याख्याएं आती हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल लर्निंग थियरी की। पावलोव का सिद्धांत था, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। अब इसमें हम सिद्धांत की बात करते हैं और कक्षा में उसकी उपयोगिता की बात करेंगे, हम लोग आगे क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा इसमें आता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थियरी, बहुत फेमस है। उद्दीपक अनुक्रिया, किसी उद्दीपक को देखना, उसके प्रति अनुक्रिया करना। जैसे बिल्ली, थर्नडाइक की बिल्ली याद आ रही होगी आपको कि बिल्ली क्या करती है, प्लेट में रखे हुए भोजन को देखती है और भोजन को जैसे देखती है वो क्या करती है, अनुक्रिया प्रारंभ कर देती है। तो उसे ही उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत करते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयोगशाला, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत आपको मालूम होगा किसका है। सूझ के सिद्धांत में एक चिंपैंजी होता है। तो चलिए हम इसकी चर्चा आगे करते चलेंगे। सूझ का सिद्धांत, और
इन जो भी सिद्धांत होते हैं, इन सिद्धांतों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक टर्निंग पॉइंट होता है कि कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, और इन प्रभावित अधिगम द्वारा क्या स्थितियां होती हैं। क्या अधिगम लगातार होता रहता है, अधिगम रुकता है, अधिगम रुकता है तो उसे क्या कहते हैं। जब भी अधिगम लगातार होता है तो वह प्रक्रिया क्या होती है, अधिगम रुकता है तो उसे क्या कहते हैं। और इसको परिभाषित किया जाता है अधिगम पठार में जी, ठीक है। अब इसी से संबंधित चीजें आ जाती हैं कि अधिगम वक्र और अधिगम पठार। जैसे कि हम किसी भी तथ्य को, जब भी हम तथ्यों को प्रारंभ करते हैं तो अधिगम का होना, अधिगम लगातार हो रहा है, समान अधिगम हो रहा है, तो इसको हम जब प्रदर्शित करते हैं तो ये अधिगम वक्र हो गया। और इसी अधिगम वक्र में जब हम अध्ययन करते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया यहां तक हुई और फिर से इसके बाद हो गई, तो यह स्थिति जो बनती है सामान्य स्थिति, ये क्या हो जाती है, अधिगम पठार की स्थिति हो जाती है। तो इसी चीज को हम परिभाषित करते हैं अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत, जिसे हम शिक्षण अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आते हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। देखिए, जब भी हम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो यह वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, वर्तमान भारतीय समाज वर्तमान नहीं, यह क्या होता है, प्राचीन से प्रारंभ होता है। और इस शिक्षण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, इस शिक्षण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं किसके बारे में, हम पढ़ते हैं सबसे पहला जो हमारा टारगेट होता है, जो हमारे, जहां से हमारी शिक्षा की एक परंपरा प्रारंभ होती है, वैदिक शिक्षा। वैदिक शिक्षा से प्रारंभ करते हैं, वैदिक शिक्षा पढ़ते हैं, फिर मध्यकालीन शिक्षा पढ़ते हैं, जैसे मुस्लिम शिक्षा के बारे में कहा जाता है, बौद्ध शिक्षा पढ़ते हैं, जैन शिक्षा पढ़ते हैं, और उसके बाद आधुनिक शिक्षा पढ़ते हैं। 1813 से प्रारंभ हुई आधुनिक शिक्षा में कई सारे आयोगों का निर्माण होता है, और उन्हीं आयोगों के बारे में हम एक तरफ शैक्षिक इतिहास पढ़ते हैं और दूसरी तरफ आयोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा और आधुनिक शिक्षा हम शैक्षिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो हमारे वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा को दोनों को परिभाषित करने का कार्य करता है। और इससे संबंधित आयोग हम प्रारंभिक आयोग से लेकर और वर्तमान आयोग तक इसमें पढ़ेंगे। ये थोड़ा लंबा तो है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। इतिहास की तरह ये क्या होता है, याद हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा। हम सीटेट की क्लासों में भी समावेशी शिक्षा के बारे में चर्चा कर चुके हैं मित्रों। तो यहां पर हम एक कॉमन चैप्टर के रूप में इसकी चर्चा करेंगे कि समावेशी शिक्षा की क्यों आवश्यकता होती है। फिर हम बात करते हैं शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। देखिए, मापन और मूल्यांकन, अधिगम और मूल्यांकन, इन दोनों चीजों को जोड़ा जाता है। शैक्षिक मापन का अर्थात अधिगम से है, सीखने की क्षमता, और उसी को मूल्यांकन से जोड़ते हैं। इसमें 4 तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं: अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम में मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के द्वारा मूल्यांकन। 4 मूल्यांकन के पार्ट को हम इसमें जोड़ के इसकी व्याख्या करते हैं, और यह एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे 100% क्वेश्चन आता है। फिर हम बात करते हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की। कोई भी परिवार ही है तो परिवार में भी प्रबंधन और प्रशासन की आवश्यकता होती है, और उसी प्रबंधन और प्रशासन को जब हम आरंभिक पाठ कौशल के साथ जोड़ते हैं तो ये चीजें हमको प्राप्त होती हैं, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। अब इस शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की अवधारणा क्या है, इनके कॉन्सेप्ट क्या है, शैक्षिक प्रबंधन क्या है, शैक्षिक प्रशासन क्या है, इसको हम अवधारणा के अंतर्गत पढ़ते हैं। और फिर उनके क्षेत्र तथा उनके महत्व के बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं कि इसका क्षेत्र क्या है, कब इसकी अधिक आवश्यकता होती है प्रबंधन प्रशासन की, कब इसकी ज्यादा कहां पे जरूरत होती है, किसका कौन सा कार्य होता है, कौन सा कार्य ज्यादा प्रभावित करता है, इसके बारे में जो भी हम चर्चा करते हैं वो इसी के अंतर्गत आता है। अगली बात हम करते हैं निर्देशन एवं परामर्श की। देखिए मित्रों, यह जीवन प्रबंधन कौशल एवं अभिवृत्ति से जुड़ी हुई बात है। जीवन प्रबंधन एवं कौशल से जुड़ी बात है ये, कि इससे पहले जो भी हम पढ़ते थे शिक्षण से संबंधित है, और यहां से हम जीवन प्रबंधन की बात करते हैं। तो जीवन प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण होता है व्यवसायिक आचरण। एक शिक्षक के लिए शिक्षा समर्पण का भाव है, समर्पित जीवन शिक्षण जीवन होता है। और इस व्यवसायिक आचरण, नीति और निर्देशन में
इस व्यावसायिक आचरण में निर्देशन और परामर्श का बहुत महत्व होता है। इस निर्देशन और परामर्श में निर्देशन की आवश्यकता क्या होती है, किन बालकों को निर्देशन दिया जाता है, किस प्रकार के बालकों को परामर्श प्रदान किया जाता है, बालकों को परामर्श प्रदान करने में किन चीजों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, निर्देशन के अंतर्गत कौन कौन से तथ्य रखे जाते हैं और उसकी क्या क्या व्याख्याएं होती हैं, इसकी चर्चा हम करते हैं इसकी आवश्यकता में। अब बात करते हैं इसके महत्व की। शैक्षिक निर्देशन का एक अपना विशिष्ट महत्व होता है और उस विशिष्ट महत्व में महत्वपूर्ण यह होता है कि जैसे हम इसमें डॉक्टर बेनी प्रसाद के कुछ शब्दों को उठाए तो डॉक्टर बेनी प्रसाद ने एक बात कहा था कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि व्यक्ति उन्हें अपने दृष्टिकोण से देखता है तो अधिकार है और यदि व्यक्ति उसे दूसरे के दृष्टिकोण से देखता है तो कर्तव्य है। तो शिक्षण कार्य करना जो होता है यह शिक्षक का कर्तव्य होता है। वो छात्रों की नजर से अपने आप को देखता है, लेकिन उस कक्षा में व्यवस्था बनाना और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रशासन की जिम्मेदारियों को लेना शिक्षक अपने नजरिए से देखता है तो ये उसका अधिकार हो जाता है। तो इसी प्रकार डॉक्टर बेनी प्रसाद शिक्षा शास्त्री हैं, उनके आधार पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि निर्देशन और परामर्श यह दोनों ही क्या होती है, आवश्यकता और महत्व के रूप में देखे जा सकते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात आती है प्रेरणा तथा कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका। देखिए, शिक्षक अर्थात सिर्फ विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं। मारिया मोंटेसरी कहती हैं कि बालक का प्रथम शिक्षालय उसका परिवार है, अर्थात बालक का प्रथम विद्यालय उसका घर है और प्रथम शिक्षिका उसकी मां है। मतलब मां भी क्या है, शिक्षिका है। तो मां बच्चों को प्रेरणा प्रदान करती है। बच्चे जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो चलना अभी प्रारंभ करते हैं और बच्चे 2 कदम आगे जाके गिर जाते हैं और जैसे ही गिरते हैं तो उनकी मां उनको एक प्रेरणा प्रदान करती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, खड़े हो जाओ, आप तो कूद गए हैं। और ये बात जैसे ही बालक सुनता है तो उसे अपने दर्द की अनुभूति नहीं होती है, वो खड़ा होकर फिर चलने का प्रयास करता है। यही है प्रेरणा और कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका। कोई बच्चा कम नंबर पाता है, शिक्षक उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम में इतनी क्षमता है, तुम अगले बार में ज्यादा से ज्यादा नंबर पा सकते हो। ये प्रेरणात्मक शब्द है। इसे अभी हम लोग आगे दंड और पुनर्बलन के रूप में भी इसकी व्याख्या करेंगे। तो ये प्रेरणात्मक शब्द जो होते हैं वह कक्षा कक्ष में बालकों को प्रेरित करने का कार्य करते हैं, जिसे हम पढ़ेंगे प्रेरणा एवं कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका के अंतर्गत। इसके बाद बात करते हैं दंड और पुरस्कार। क्या दंड निगेटिव होता है? नहीं। क्या पुरस्कार हमेशा पॉजिटिव होता है? नहीं। एक निश्चित मानक के बाद दंड और पुरस्कार दोनों ही नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो जाते हैं, दोनों ही नकारात्मक पुनर्बलन का कार्य करते हैं और एक निश्चित मात्रा में दिया गया दंड और पुरस्कार दोनों ही सकारात्मक पुनर्बलन यानी कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का कार्य करते हैं। और दंड और पुरस्कार में इन मानवीय मूल्यों की व्याख्या करना ही हमारे इस टॉपिक में होता है। हम इस टॉपिक में मानवीय मूल्यों के अंतर्गत एक शिक्षक को किस प्रकार से दंड देना चाहिए और किस प्रकार से पुरस्कार प्रदान करना चाहिए उसकी बात करते हैं। और तथा दंड और पुरस्कार में आरटीई 2009 और एनसीएफ 2005 के अंतर्गत किस प्रकार के संवैधानिक मूल्यों की व्याख्या की गई है, इसकी चर्चा हम करते हैं अपने टॉपिक नंबर 9 में आके। मित्रों, इसे आप कॉपी पे नोट करते चलिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं सूचना और तकनीकी की। यह एक सूचना तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तकनीकी है कि हम और आप दूर दूर होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन तकनीकियों के माध्यम को हम अपने शिक्षा में किस प्रकार उतार रहे हैं। जैसे आपका स्मार्टफोन, आपके स्मार्टफोन में चल रहा ब्रॉडबैंड या इंटरनेट, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर और हम,
यहां से बैठे हुए हम आपसे जुड़ रहे हैं। ये जुड़ना जो हमारा है ये क्या है? ये एक तकनीकी है, और तकनीकी दक्षता वर्तमान समय में सबसे उपयोगी दक्षता है। इसका हम शिक्षा कौशल विकास में किस प्रकार से उपयोग करेंगे इसकी बात की जाती है कि सूचना तकनीक में हम किन किन चीजों का उपयोग करते हैं। सूचना तकनीक में हम कंप्यूटर या लैपटॉप, इंटरनेट तथा स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं। यह हमारी शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से उचित करने के लिए, किस प्रकार से हम उसमें और डेवलपमेंट और विकास लाने इससे संबंधित है। किस प्रकार से हम छोटे बच्चों को शिक्षा के माध्यम से एक स्मार्ट क्लासेस के रूप में उनको शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। किस प्रकार से बच्चों को मोबाइल के द्वारा कक्षा से दूर रख के वर्चुअल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराया जा सकता है, जिसकी व्याख्या इस कोरोना काल में बहुत ही आसान हो गई है और ये काफी हद तक प्रभावी भी रहा है। इसको हम इसमें देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जिला एवं ब्लॉक प्रशिक्षण संस्थान डाइट, बीआरसी डाइट अर्थात कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जहां से हमारे शिक्षण की व्यवस्थाएं संचालित होती हैं, जहां पर एक अधिकारी होता है और वो क्या करता है कि वो पूरे जिले के कार्यों को देखने का कार्य करता है, जिसे बेसिक शिक्षा अधिकारी अर्थात बीएसए कहा जाता है। वह इसका प्रमुख होता है और वह शिक्षा के कार्यों को देखता है। उसके कार्यों में सहयोग करने के लिए ब्लॉक स्तर पे बीआरसी होते हैं, ब्लॉक रिसोर्स ऑफिसर्स होते हैं, जिसे बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कहा जाता है, और वो ब्लॉक स्तर पे इन कार्यों को प्रशिक्षित करने का कार्य करता है। अगली बात आती है इसमें जिला चिकित्सालय। चिकित्सालय बालकों के शिक्षा में उनसे उत्पन्न समस्याओं को, विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होता है, और इन संस्थाओं का सहयोग करने के लिए सामाजिक स्तर पर ग्राम पंचायत समितियों द्वारा एक एक समिति का निर्माण किया जाता है। और वह समितियां इसमें जैसे कि विद्यालय विकास समिति होती है, मातृ संगठन होता है, पितृ संगठन होता है, पीटीए, एमटीए आदि चीजें जो होती हैं, ये संगठन ऐसे जो होते हैं जो शिक्षा में बालकों को सहयोग करने के लिए, शिक्षा में विद्यालय को सहयोग करने के लिए सामाजिक तथा प्रशासनिक स्तर पे ऐसे संगठनों का उपयोग किया जाता है और यह शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करती है। अब इसके बाद हम आते हैं खुला विद्यालय पे। खुला विद्यालय, इग्नू, ओपन यूनिवर्सिटी जो भी हैं, राजर्षि टंडन है, इग्नू है, ये सब यूनिवर्सिटियां हैं। ऐसे ही इसी आधार पर खुले विद्यालय का निर्माण करना। खुला विद्यालय किस प्रकार से बालकों को शिक्षा प्रदान करने में सहायक होता है, जिसे हम प्राचलिक और अप्राचलिक शिक्षा के रूप में भी देखते हैं, बंद विद्यालय और खुला विद्यालय के रूप में भी देखते हैं। तो विद्यालय के इन संगठनों से समेकित शिक्षा या समावेशी शिक्षा के रूप में इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शिक्षा के विकास के संबंध में बहुत सारे ऐसे तथ्यों को हम एक निश्चित गतिशीलता के रूप में प्रस्तुत करेंगे। चूंकि शिक्षा एक सजीव गतिशील प्रक्रिया होती है, इसमें अध्यापक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रियाएं होती हैं, और यह अंतःक्रियाएं ये संपूर्ण अंतःक्रियाएं किसी निश्चित लक्ष्य की तरफ बालकों को ले जाने का कार्य करती है। इसलिए प्रत्येक अध्यापक की हार्दिक इच्छा होती है कि उसका शिक्षण जो हो वह प्रभावपूर्ण हो, और उस प्रभावपूर्ण शिक्षण को प्रस्तुत करने के लिए इन विधियों का आना महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि बालक स्वयं क्रिया करके किसी चीज को सीखता है। जैसे हम आपको बताते जा रहे हैं, स्वयं इसे नोट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो ये चीजें आपके जीवन में और भी ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, और इससे जीवन से संबंधित करने का प्रयास करना। जैसे स्मार्टफोन का हम कितना उपयोग कर सकते हैं, बीआरसी हमारे कितना उपयोग में है, डाइट का हम क्या उपयोग कर सकते हैं, जिला चिकित्सालय का उपयोग हमारी शिक्षा में क्या होता है। अपने मन से चिंतन करना, अपने मन से सोचना, और उस सोच में एक बढ़ावा देने के लिए, आपको लालटेन दिखाने के लिए, थोड़ा सा प्रकाश दिखाने के लिए हम जैसे शिक्षक आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, हम आज सिलेबस की चर्चा में इतनी चीजों को आपको बताते हैं। अगली कक्षा से हम अपने पहले पार्ट से शुरुआत करेंगे, अपने पेडागोजी से शुरुआत करेंगे, शिक्षण की विधियों के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, दुआ, सलाम।